theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic? We will discuss here. तो fundamental theorem of arithmetic हमसे यही कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, इफ ऑर्डर इज इग्नोर्ड, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स आप निकालें, वो प्राइम फैक्टर्स का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब आप समझेंगे सेम। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें समझा रहा है। अब हमें यहाँ पे दिक्कत जो है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर को डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इस थ्योरम को यूज करेंगे। तो कंपोजिट नंबर, अगर आपके पास कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि ये वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट टू द प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर को अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो प्राइम नंबर क्या है? तो ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आर द नंबर्स हैविंग only two factors, that is 1 and itself। इस तरह आप कंपोजिट नंबर को देख सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स हैविंग more than two factors, तो जिन नंबर्स के भी दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उनको आप कहोगे कंपोजिट नंबर, और जिनके दो ही फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्फ, तो उन नंबर्स को आप कहोगे प्राइम नंबर्स। अब ये 1 एंड इटसेल्फ का मतलब क्या है? यहां पे प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर को अगर हम देखेंगे, ये 2 है, 3 है, 4 तो नहीं है, 5 है, 7 है, 9 भी नहीं है, एंड 11 है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे प्राइम नंबर्स की, तो वो है आपका 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब इन नंबर्स की खासियत क्या है? आप देखेंगे यहां पे जो 2 है ये खाली 2 टेबल्स में आता है। एक देखेंगे आप 1 के टेबल में इसको, और दूसरे खुद के टेबल में 2 के टेबल में इसको आप देख सकोगे। तो जैसे कि 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो दैट मीन्स ये 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। अब 3 को चेक करेंगे, ये भी सेम 3 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। 5 को देखोगे ये खाली 5 के टेबल में और 1 के टेबल में आएगा। 7 को देखोगे, 11 को देखोगे, सेम। तो ये इनकी खासियत होती है कि ये खाली 2 ही टेबल्स में आएंगे, इनके खाली 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड इटसेल्फ। तो अब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर में हमने कहा कि ये वो नंबर्स है जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूंगा कि एग्जांपल के तौर पे इन कंपोजिट नंबर्स में अगर मैं लिखूं 4, इसके बाद लिखूं 6, इसके बाद लिखूं 8, इसके बाद लिखूं 10, तो आप चेक करेंगे 2 जो है, 2 किस किस टेबल में आता है? 2 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में ये 4 जो है ये किस किस टेबल में आता है? आपको चेक करना है कंपोजिट नंबर के लिए। ये जो 4 है, 6 है, 8 है, ये किस किस टेबल में आता है? जिस जिस टेबल में आता है वो इसका फैक्टर बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे 4 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसीलिए हमने इसको किस में रखा? कंपोजिट नंबर में रखा। अब 3 को देखेंगे तो 3 क्या है? 1 6 आर 6, 2 3 are 6 and 3 2 are 6 and 6 1 are 6। It has more than 2 factors, इसीलिए हमने इसको कंपोजिट नंबर में रखा। सेम इज द केस विद 8 and 10। तो अब यहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो किन के लिए बनी है? वो कंपोजिट नंबर्स के लिए बनी है। अब कंपोजिट नंबर कैसे है? वो नंबर्स है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो अब यहां पे इसका यूज देखते हैं। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या है वो देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल आप उठाएंगे, आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, सपोज मैंने कोई कंपोजिट नंबर 8 लिया। अब इस 8 को हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, जो कि लोअर क्लास से आप सीखते आए हैं। तो आप जैसे ही इसके फैक्टर्स निकालेंगे इस 8 के, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2, तो विच इंप्लाइज दैट आपने इस 8 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे ये तो आपके प्राइम फैक्टर्स है, ये आपके प्राइम फैक्टर्स है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो 8 है इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 2 एंड 2। अब अगर मैं यही 8 किसी और बच्चे को दूं, यही क्वेश्चन में किसी और बच्चे को दे रहा हूं, आंसर जो हमेशा है वो क्या आएगा, वो सेम आएगा। दैट इज द यूनिक आंसर। सॉल्यूशन जो है हर किसी कंपोजिट नंबर का यूनिक आ रहा है। तो अगर मैं आपको दे रहा हूं 280, मैंने कहा कि 280 के फैक्टर्स निकालो, तो आपने फैक्टराइजेशन स्टार्ट की, तो आप कह रहे हैं 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 0 आर 0, और यहां से आप कह रहे हैं 2 7 आर 14, 2 0 आर 0, यहां से 2 3 आर 6, और यहां से 2 5 आर 10। तो अब यहां से 5 7 आर 35 आपने लगा, तो यहां पे 7 1 आर 7। तो आप यहां से 280 को क्या लिख सकते हैं, 280 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही तो लिख सकते हैं। अब यहां पे बताओ, अगर कोई बच्चा इस 280 को क्या लिख रहा है, 280 को क्या लिख रहा है, 280 को लिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। देखो उससे पहले 7 लिखा होगा और फिर बाद में 5 लिखा होगा, लेकिन फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स तो सेम है। चाहे आप इस क्वेश्चन को करो या कोई और करेगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, यूनिक। ये किसे समझा, ये समझाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने। 280 एक कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर के जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, वो प्राइम फैक्टर जो है वो हर किसी के लिए सेम है। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है उनके जो फैक्टर्स है वो सेम आ रहे हैं। इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने वही कहा था कि आप जब भी किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो यूनिक जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को इग्नोर करें। अब यहां पे देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, लेकिन यहाँ है 7 इंटू 5। अब हम इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने 7 से पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 5 से किया। अब यहाँ पे ऑर्डर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, तो ऑलवेज आपको लेना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के केस में सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, ऑलवेज सॉल्यूशन जो है विल ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज यूनिक। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में इनको ले लोगे, इन फैक्टर्स को, तब जाके आपका सॉल्यूशन जो है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये समझाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने। अब फैक्टराइजेशन क्या है, भी किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में लिखना, ये तो फैक्टराइजेशन है, ये तो हमने लोअर क्लास में सीखा है। अब यहाँ पे जो है, अगर आपके फैक्टर्स कम प्राइम नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो इन प्राइम नंबर्स की वजह से आप इस प्रोसेस को, इस फैक्टराइजेशन को नाम दोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या नाम दोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आपके फैक्टर्स क्या है, प्राइम। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये हमने क्लियरली समझा है और इसको वेरीफाई भी किया है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उस कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उन प्राइम फैक्टर्स जो है वो यूनिक होंगे, सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी अदर पर्सन को या अदर स्टूडेंट को वही क्वेश्चन देंगे, तो आंसर हमेशा आपको वही सेम देखने को मिलेगा, प्राइम फैक्टर्स वही सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑर्डर में अगर आप क्या करेंगे, अगर आप ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हैं या अगर आप उन फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, तब जाके सॉल्यूशन जो है ऑलवेज विल रिमेन यूनिक। ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कंसिडर द नंबर 4 पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 power n ends with digit 0। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है लाइक 4 पावर n वेयर n जो है ये एक नेचुरल नंबर है, तो आपको ये बताना है कि इस n में वैल्यू रखने पे, अगर हम इस n में जो है नेचुरल नंबर्स को रख रहे हैं, तो आप हमें बताओ कि इसका जो आंसर है वो किस वैल्यू पे उस आंसर में एंड डिजिट आपको 0 देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि आपके पास एक नंबर है 4 पावर n, 4 पावर n वेयर n जो है n जो है n क्या है, n इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, तो n क्या होगा, n होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो कितने n की वैल्यूज पॉसिबल है,
इनफाइनाइट है। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, अगर मैं यहां पे रख रहा हूं 4 व्हेन n इक्वल टू 1, तो ये आएगा 4 पावर 1 दैट इज 4। व्हेन n इक्वल टू 2, तो आप क्या लिखेंगे, ये 4 पावर 2 इक्वल टू 16। एंड डिजिट 0 होना चाहिए, यहां पे एंड डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पे एंड डिजिट 0 नहीं है। इसी तरह आप लिख सकते हैं व्हेन n इक्वल टू 3, तो आप लिखेंगे 4 पावर 3 दैट इज 4 पावर 16, 16 इंटू 4 इज 64 एंड सो ऑन। कहां तक आप करोगे, तो हमारे पास तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है, तो कहां तक हम इसको करेंगे। अब इसके लिए पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को समझो, हम क्या कह रहे हैं इसमें। किसी भी नंबर को अगर ये चाहते हैं आप किसी भी नंबर में एंड डिजिट 0 आए, तो उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनमें 2 इंटू 5 का एक पेयर एज फैक्टर होना चाहिए। तो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, अभी हम समझाते हैं इसको। तो हम क्या कह रहे हैं, टू गेट एंड डिजिट 0, टू गेट एंड डिजिट 0 फॉर एनी नंबर, there must be a pair of 2 into 5 as factors। तो किसी भी एंड डिजिट को अगर आपको 0 लाना है, मतलब आपको देखना है कि क्या इस नंबर में एंड डिजिट n के वैल्यू रखने पे क्या एंड डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको एंड डिजिट 0 चाहिए, टू गेट एंड डिजिट 0 फॉर एनी नंबर देयर मस्ट बी अ पेयर ऑफ 2 into 5 एज फैक्टर्स। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहां पे 4 पावर n है, इसको लिख सकते हैं 2 into 2, क्योंकि 4 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है 2 into 2, और इसका पावर होगा n, और यहां पे आप लिख सकते हैं 2 पावर 2n। अब मुझे बताओ, अब n में कितने भी वैल्यूज रखो तो इसके जो फैक्टर्स है वो हमेशा इन मल्टीपल्स ऑफ 2 आएंगे, तो मतलब कि यहां पे 5 जो है वो मिसिंग है। 5 2 into 5 का एक पेयर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है क्लियरली। तो हम लिखेंगे यहां पे क्लियरली देयर इज नो पेयर ऑफ 2 into 5 as factors, therefore there will be no end digit 0। अब यहां पे इस पैटर्न को फिर से समझिए। क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है कि यहां पे कोई एंड डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 2 into 5 का पेयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका जो एंड डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि आप जो 4 पावर n देख रहे हैं कि हमने कहा था एंड डिजिट किसी भी डिजिट को अगर 0 होना चाहिए, एंड डिजिट को अगर 0 होना है तो वहां पे 2 into 5 का एक पेयर होना चाहिए। तो हम वो नंबर्स लेंगे जिनके एंड डिजिट 0 है, और वहां पे ये देखेंगे क्या ये 2 into 5 जो 2 into 5 का एक पेयर है क्या वहां पे मौजूद है एज फैक्टर्स या नहीं। तो अगर मौजूद है तो दैट मीन्स हम सही है, अगर मौजूद नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये हमने गलत कहा है। तो आपके पास एक नंबर है दैट इज 10, फिर आप लेंगे 100, फिर आप लेंगे 280, फिर आप लेंगे 2800। तो अगर हम 10 को देखेंगे, 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 5 और 10 5 1 आर, तो विच इंप्लाइज दैट 10 को क्या लिखा 2 into 5। अब ये एक पेयर आपको मिल रहा है, तो दैट मीन्स अगर एक एंड डिजिट 0 है 0 चाहिए तो 2 into 5 का एक पेयर एज फैक्टर्स मौजूद होना चाहिए उस नंबर में। फिर कामा करके हम इस 100 को लिखेंगे। अब यहां पे आप देखेंगे यहां पे 2 एंड डिजिट्स 0 है, 2 एंड डिजिट्स आर 0, ये भी 0 ये भी 0, तो एंड डिजिट्स 2 0 है। तो हमने कहा था एक एंड डिजिट 0 होने के लिए 2 into 5 का एक पेयर होना चाहिए। टू गेट एंड डिजिट 0 फॉर एनी नंबर देयर मस्ट बी अ पेयर ऑफ 2 into 5 एज फैक्टर्स। अब अगर 2 यहां पे एंड डिजिट 0 है तो इसका मतलब यहां पे 2 into 5 के 2 पेयर्स एग्जिस्ट होंगे। चेक करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 5 और 10, 2 0 और 0, 2 2 और 4, 2 5 और 10, 5 5 और 25, 5 1 आर। तो आपने
इस 100 को क्या लिखा, 100 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप चेक करेंगे ये एक 2 इंटू 5, ये एक 2 इंटू 5, मतलब कि यहाँ पे दो पेयर्स यहाँ पे मौजूद है 2 इंटू 5 के, तो इसीलिए यहाँ पे दो एंड डिजिट्स 0 थे। तो इसी तरह के लिए ये होमवर्क है कि 280 में आप देखेंगे क्या 2 इंटू 5 का पेयर एग्जिस्ट है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह आप 2800 में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 280 में एक पेयर जो है 25 का मौजूद होगा एज फैक्टर्स, और यहाँ पे दो 25 के पेयर्स मौजूद होंगे। तो किसी भी एंड डिजिट को अगर 0 होना है तो वहां पे 2 इंटू 5 का पेयर एज फैक्टर मौजूद होना चाहिए, तब जाके वहां पे हम ये कह सकते हैं कि उस नंबर में एंड डिजिट 0 आएगा। क्लियर? आई होप कि आप ये समझ गए होंगे।